सब अंदर अंदर आके बॉन्ड बना, मतलब कंबाइन करें। चलो फिर से एक बार, ये दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रही है? इज इट विजिबल? स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, सारे के सारे हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज दे हैव वैकेंट डी सबशेल। जिस एलिमेंट के पास डी तो है मगर कंप्लीटली फिल्ड है, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। जैसे एग्जांपल फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है, जैसे इसमें लिखा हुआ इन्होंने, इनके पास इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल होने चाहिए, और वो भी उसके ग्राउंड स्टेट में। जैसे क्रोमियम है और जो कॉपर है, क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s1 3d5, और वो उसके ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों। ये कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है बात। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम की 4s1 3d5, इसीलिए उसका इस्तेमाल हम एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट कर सकते हैं। और ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन इन द सेंस ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं है, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है कि ग्राउंड स्टेट में ही इसका एक इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होकर कहाँ पहुंच जाता है, D5 में। अभी आगे आएगा उसका यूज वैसे। अब देखिए मेजरली आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इसको हम 5 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी डिवाइड करते हैं। 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? पहली है फोर्थ पीरियड में आती है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं। फोर्थ पीरियड में आने वाली पहली ट्रांजिशन सीरीज, जिसका नाम क्या होता है? 3D। 3D से इसको हम लोग जानते हैं पहली ट्रांजिशन सीरीज को। और याद रखिएगा कि इस ट्रांजिशन सीरीज में हमारे एलिमेंट शुरू होते हैं स्कैंडियम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही वाली है, ये एक्चुअली एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए आपको आनी चाहिए। स्कैंडियम से शुरू होगी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, और जिंक पर खत्म होती है। ठीक है, जिसके अंदर याद रखिएगा एक तो कॉपर आपका एक्सेप्शन होता है, एक क्रोमियम एक्सेप्शन होता है। ये 24 है और ये क्या है आपका 29 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन सभी की जो शुरू होती है वो शुरू होती है एक नोबल गैस से, जो कौन है? आर्गन है। इसका एटॉमिक नंबर 21 है और यहाँ पे आता है एक एटॉमिक नंबर 30 हो जाता है। ठीक है, 21 से 30 के बीच की कहानी हम गाने वाले हैं। कॉन्फ़िगरेशन अगर स्कैंडियम की बात करें तो इट इज आर्गन 4s2 3d1। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इसका आउटर मोस्ट एस सबशेल है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे हमेशा आउटर मोस्ट सबशेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहाँ पे स्कैंडियम है वो, जिसमें से एस में से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम एक्सेप्शन होता है, 24 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 4s1 3d5। कॉपर की बात करें तो कॉपर हो गया हमारा आर्गन 4s1 3d10। ये आपके कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात हमें समझ आ जानी चाहिए, जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं होगा ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिंक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 4s2 3d10। एम आई क्लियर टू ऑल? सभी को ये बात यस समझ सर। आ गई? ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब एक बात इन्होंने पहले क्लियर कर दी, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये लाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की कैटेगरी के बीच में जो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आया, एकदम मेटल से नॉन मेटल तक पहुंच गए, ऐसा नहीं होता। ये जो प्रॉपर्टी है ये धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज हुई है, ग्रेजुअली इसने चेंज किया है। जो ग्रेजुअल चेंज मेटल से नॉन मेटल तक जाने का हुआ वो एक्सप्लेन किसने किया? वो एक्सप्लेन किया बाय द हेल्प ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसलिए ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, और इसको हम लोग सेकंड लास्ट शेल भी कहते हैं, पेनल्टीमेट शेल। क्या बोलते हैं इसको? पेनल्टीमेट शेल। और इसकी अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो कॉन्फ़िगरेशन में जब हम बात कर लेते हैं तो जो आपका एस है, एस की बात कर लेते हैं। एस की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जल्दी बोलिए, व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस सब शेल? सभी जानते हो ये बात तो, NS2। पी की क्या होती है? NP126। और डी की क्या होती है? 1 to 10। 1 to 10। क्लियर है?
यानी कि जो हमारा डी है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से अकोमोडेट हो सकते हैं, जिसमें हम डी ब्लॉक को कंसीडर, इसमें 30 जिसका कंप्लीट होगा यानी कि डी कंप्लीट होगा उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहेंगे। अब आगे देखिएगा इसके तुरंत बाद, अब वो कह रहा है स्कैंडियम, जिंक, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स, स्कैंडियम को कंसीडर करते हैं हम लोग, स्कैंडियम को इसलिए करते हैं कंसीडर क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए। जिंक को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप स्कैंडियम को स्कैंडियम आयन में कन्वर्ट कर दो, दैट इज स्कैंडियम 3+ आयन, तो कह रहा है उसके पास कितना हो जाएगा, डी में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जबकि Zn2+ की बात करें तो Zn2+ में तो 4s के इलेक्ट्रॉन के निकलते ही डी तो पहले भी कंप्लीटली फिल्ड था और डी अब भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो उस केस में भी जो जिंक है आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट तरह बिहेव नहीं करेगा। कारण क्या है, उसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी नहीं है जबकि कंप्लीटली फिल्ड डी है, और कंप्लीटली फिल्ड डी वाले कभी भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। एम आई क्लियर टू ऑल? चलिए Yes, आगे की sir. बात, आगे की बात। अब उसने कहा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कह रहा है जो कॉपर है इसका बिहेवियर इंटरमीडिएट है, या हम कहते हैं कि कॉपर की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कारण क्या है, कॉपर शो करता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो याद रखिएगा एक ही एलिमेंट कई सारी स्टेट शो करेगा, जिसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस, डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। इसीलिए ऐसे कंपाउंड जो हैं ये ट्रांजिशन कैटेगरी में लाई कर जाते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? बच्चों इस चैप्टर में हमारी काफी चीजें कटी हुई हैं, इसलिए जो जो चीजें हैं वो अच्छे से आप लोग करते जाइए, और कोई भी डाउट है तो मुझसे क्लियर करते जाइए साथ साथ इसके अंदर, ठीक है। अब जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ ली। अब पहले मुझे क्वेश्चन का जवाब देना, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं कि डाउन द ग्रुप आते हैं अगर इसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, ट्रांजिशन सीरीज के अंदर, तो नीचे आते आते साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज, और अलोंग द पीरियड जाने पे क्या होना था, साइज को, साइज डिक्रीज होना चाहिए था। लेकिन वो कह रहा है अगर साइज नीचे आते आते ग्रेजुअल इंक्रीज की जगह, ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं हो रहा, स्लाइट इंक्रीज हो रहा है। कैसा इंक्रीज हो रहा है, स्लाइट इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा उस केस में आप बोलेंगे ओवरऑल कहानी क्या आएगी, ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं है, स्लाइट इंक्रीज है, और स्लाइट इंक्रीज के पीछे रीजन क्या है कि अंदर नीचे क्या होनी शुरू हो गई है, पुअर शील्डिंग। याद रखिएगा क्या शुरू हो गई नीचे, पुअर शील्डिंग। और डी ब्लॉक के अंदर पुअर शील्डिंग का एक ही रीजन है, और वो रीजन है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा क्या रीजन है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और कौन करता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि डी और एफ ये क्या ऑफर कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग। किसको, टू इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में है उसको डी और एफ के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या ऑफर कर रहे हैं, पुअर शील्डिंग ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ने की बजाय साइज क्या हो रहा है, साइज घट रहा है उसका। एम आई क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहानी है इसको हम, इसका एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि पूरा सिलेबस में ये भी कट गया हुआ है, जहां तक चीजें कटी हुई है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की भी, लेकिन एक ओवरव्यू हम लोग जरूर लेंगे इसका, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक एरिया की तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन साइज अगर ओवरऑल इतना नहीं बढ़ रहा है मगर बहुत नहीं बढ़ रहा, तो बहुत ना बढ़ने का कारण एक ही है। मैंने आपको एक तराजू रूल सिखाया था, वो तराजू रूल याद रख लेना। तराजू रूल कहता है कि आपके साइज को बढ़ाने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, याद है किसी को? एक तरफ होती है आपकी अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक तरफ है आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से तो साइज स्मॉल होगा, साइज छोटा होगा, ये याद रखना। और इसका उल्टा अगर कर दे हम, क्या कि अगर आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये कम है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, तो उस केस में साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो यहाँ जो आप आंसर लिख रहे हो ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात लिख रहे हो, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी आप क्यों साइज घट रहा है उसे एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से
आपकी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ये कम हो जाती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। साइज क्या हो गया इससे? साइज स्मॉल हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब आगे समझिएगा। अब इसके बाद आता है जब हम स्कैंडियम से क्रोमियम की बात करते हैं, तो वो क्वेश्चन कह रहा है एग्जाम के अंदर कि जो स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ आते आते साइज में वेरिएशन आती है, और आना भी चाहिए। जब मैं स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ आ रहा हूँ तो एटॉमिक रेडियस बता बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि अलोंग द पीरियड जा रहा हूँ मैं, अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? बढ़ता है घटता है? जल्दी बोलो। अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज होता है। तो साइज यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो किसी ने पूछा है साइज डिक्रीज क्यों हो रहा है, कारण क्या है इसके पीछे? तो आप क्या लिख कर आओगे? अभी सिखाया था मैंने, जल्दी बोलो। क्या चीज इंक्रीज हो रही है? ज्यादा है बहुत बढ़िया, रिपल्शन से। बहुत बढ़िया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से, ये बात याद रखना, ठीक है। तो उसने बोला जो एटॉमिक साइज है हमारा किस किस का, कौन कौन से एलिमेंट्स है? उसने कहा आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया और निकल हो गया। इन तीनों का जो एटॉमिक साइज है वो लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम। तो क्यों होना क्या चाहिए था? साइज घटना चाहिए था ना, आया ना? यस सर। इसका कारण होता है, कारण याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पेयरिंग हो रही है यहाँ पे। और जब भी पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या बढ़ती है? रिपल्शन। रिपल्शन बढ़ती है, हाँ या ना? लेकिन जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसे काउंटर बैलेंस कर रही है। साइज घटता कब? बताइए, साइज घटता कब? जल्दी से बोलिए। साइज कब डिक्रीज होता? जब क्या चीज बढ़ जो रही होती रिपल्शन है? ज्यादा होती है ना, रिपल्शन ज्यादा हो रही होती, नहीं घटता। रिपल्शन बढ़ने पे साइज बढ़ता है। साइज आपका घटता तब जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज हो रहा होता है ना। इफेक्टिव है। न्यूक्लियर यस चार्ज सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं बेटा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस की तरफ जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो खिंचा हुआ आएगा, और अगर वो खिंचा हुआ आएगा तो ऑब्वियसली बात है साइज छोटा हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि साइज इसका लगभग सेम क्यों रहा? तो इसका आंसर भी आप लोग दिमाग से दीजिएगा। आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे पेयरिंग हो रही है रिपल्शन का असर बढ़ रहा है, और जो रिपल्शन का असर बढ़ रहा है पेयरिंग होने की वजह से, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कंपेंसेट कर देता है, जिसकी वजह से जो साइज में घटाव होना चाहिए था या साइज में जो डिक्रीज होना चाहिए था वो इतना डिक्रीज नहीं हो पाता। साइज नियरली कैसा हो जाता है आपका? सेम सेम हो जाता है। एम आई क्लियर? यस सर। अच्छा, दूसरी बात बताइए मुझे आप लोग सभी। कह रहा है जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? जल्दी बोलो। ज्यादा होगी। डेंसिटी मोर होगी। कारण क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आप डाल रहे हैं वो छोटी सी जगह में डाल रहे हैं, हाँ या ना? तो एटॉमिक मास क्या है लगातार? एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग। क्या बढ़ रहा है लगातार आपका? एटॉमिक मास इज इंक्रीजिंग। लेकिन वॉल्यूम कैसी है? वॉल्यूम सेम है। एटॉमिक मास क्या है? लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम कैसा है आपका? सेम है। तो डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, राइट? तो ध्यान रखिएगा, आपका मास इंक्रीज है, वॉल्यूम क्या है? ये तो सेम ही है, तो ओवरऑल डेंसिटी क्या आने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। एम आई क्लियर टू ऑल? आया ना? यस सर। ठीक है। अगर अब ये बात समझ आ गई है आपको तो एक चीज और बताइएगा मुझे कि एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसी ग्रुप की बात करूंगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आप क्या बिलीव करते हो, कैसी होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी? सर डाउन द ग्रुप तो ज्यादा होगी। क्यों? लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या नाम है साइज छोटा हो जाएगा, फिर उसमें इलेक्ट्रॉन अगर निकालने मुश्किल हो जाएंगे। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, जनरल ट्रेंड में नीचे आते आते साइज इंक्रीज हो रहा है, जनरल ट्रेंड में साइज इंक्रीज हो रहा है,
तो उस केस Yes, sir. में आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा या कम? कम। वेरी गुड, कम होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब जहां पर भी आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा वहां का काम हो जाएगा। आप क्या लिख कर आओगे, जैसे जैसे as soon as effective nuclear charge increases it becomes difficult। क्या डिफिकल्ट हो रहा है? टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। एम आई क्लियर? आया ना? इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है आपकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी increases with increase in effective nuclear charge। am I clear? ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. चलो बताओ, क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी या हाई होगी? जल्दी बोलो, क्रोमियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी लो और हाई? लो होगी। अभी सोचना ही मत है सर, बताओ क्यों नहीं होगी लो, सोच के बताओ। सर इससे साइज इसका छोटा ही है क्रोमियम तक तो। क्रोमियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होगी, कारण क्या है भाई, क्रोमियम एक्सेप्शन केस है और एक्सेप्शन केस में क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 और 5। एस में एक, ये 4s हो गया और ये क्या हो गया 3d5। ठीक है, तो अब पहली बात तो ये समझ आ गई है, स्टेबल है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इन केस ऑफ क्रोमियम द आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हाई because it is showing the configuration 4s1 3d5, it is half filled and hence it is stable, therefore it becomes difficult to remove electron from chromium। मेरी बात समझ आ रही है? अब मान लो यही क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे जिंक के लिए कि जिंक जो है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, आंसर क्या लिख कर आओगे, बोलिए। ज्यादा होगी। सर हाई होगी। जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी। हाईएस्ट क्यों होगी, क्योंकि जिंक क्या है, फुली फिल्ड है, फुल फील्ड है। और फुली फिल्ड है तो ये कौन सी स्टेबिलिटी शो करता है, इसका डी कंप्लीटली फिल्ड है ना, डी कंप्लीटली फिल्ड है तो कौन सी फोर्स बढ़ गई ऑटोमेटिकली, जल्दी बोलो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया इसका, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इट रिक्वायर्स हाई एनर्जी। Am I clear to all? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए आगे की बात सुनिए। अब एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है ऊपर, आप सभी ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। एक टर्म आता है जिसको आप लोग सभी जानते हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। ई नॉट वैल्यू से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओ व्हाट इज ई नॉट वैल्यू, क्या होता क्या चीज है ये? जल्दी बोलिए, व्हाट इज ई नॉट वैल्यू? अरे यार आप लोग ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। सर अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हाँ बिल्कुल सही है। बेसिकली जो From outer आयनाइजेशन question। एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर एनर्जी थी तो उसी एनर्जी को वर्क डन की फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोपोटेंशियल कह देते हैं बच्चों। सो इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग या फिर इन रिमूविंग किसको, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट हटाने के लिए जितना काम किया जाता है उसको इलेक्ट्रोपोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रोपोटेंशियल के अंदर, अगर याद हो आपको तो हमने कहा था अगर दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक रेडिली लूज करते हैं, विलिंगली टू लूज, ठीक है, तो जो एलिमेंट आसानी से लूज करता है उसका ई नॉट वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। और वो एलिमेंट्स क्या करते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन करते हैं।
और एक एलिमेंट वो होते हैं जो विलिंगली लूज नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि उनके लिए इट्स टफ टू लूज। तो उस केस में जो ई नॉट वैल्यू है तो क्या निकल के आएगी, ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, और जो रिएक्शन होगी दैट वुड बी रिडक्शन। वो रिडक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देने की बजाय इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो मैं उन एलिमेंट्स की बात कर रहा होता हूँ जिन एलिमेंट के पास टेंडेंसी है, किस चीज की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करने की। एम आई क्लियर? इसीलिए जो मेटल जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करके M+ आयन फॉर्म कर ले, समझ जाइए उसका ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव है। ई नॉट वैल्यू कैसी है उसकी? मोर नेगेटिव। और जो जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव होती है ई नॉट वैल्यू, वो पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन के अंदर। समझ आ रही है? तो आप मुझे बताइए आपके हिसाब से अच्छा मेटल कौन होगा, गुड मेटल? चलिए बोलो। सर जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव हो। बहुत बढ़िया। ई नॉट वैल्यू जिसकी मोर नेगेटिव हो जाए वो बढ़िया मेटल है, गुड मेटल है, क्योंकि वो जल्दी से लूज करेगा। और मेटल से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मेटल आयन बनना, इसको हम लोग एटोमाइजेशन भी कहते हैं, आयोनाइजेशन भी कहते हैं। एटम, मॉलिक्यूल से एटम बन गया तो भी एटोमाइजेशन है, और एक एटम से आयन बन गया तो भी एटोमाइजेशन है। तो उसने कहा कि इसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, और जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा, ये याद रखना, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बन के आएगा अभी आगे थोड़ी देर में, जिसके ऊपर जितना प्लस चार्ज होगा, जैसे मान लो एक M+ है और एक M2+ है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी क्लास 11th में, वो आप लोग याद रखिएगा। जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, आपकी उतनी ही ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल को आप उतनी जल्दी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर में आप, जब कॉपर की बात करेंगे हम लोग। तो अभी के लिए याद रखिएगा तीन कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। पहला, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा, उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंड व्हाट इज एटोमाइजेशन? एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होना। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये याद रहेगा सभी को। कौन कौन से तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफाइन कर डिसाइड करते हैं? उस मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी, उस मेटल की एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और तीसरा पॉइंट उस मेटल की हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्या है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। एम आई क्लियर? बात समझ आ रही है? चलिए आगे समझ लेते हैं। अब वो कह रहा है, एक क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में जो मैंने अभी आपसे बात करी, कहते हैं आपके पास दो चीजें दी हुई हैं, आपको Cu+ गिवन है, कॉपर फर्स्ट आयन, और Cu2+ आयन। कह रहा है इसमें से ज्यादा लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? इन दोनों में से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यानी कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोपोटेंशियल किसका है? Cu2+ का। ऑब्वियस सी बात है, Cu2+ का, क्योंकि वो इतनी देर में 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है और इसमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जो जल्दी लूज कर लेगा उसका ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाएगा? इसकी क्या बढ़ गई? इलेक्ट्रोड। इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई बताओ? हाइड्रेशन एंथैल्पी इज मोर और लेस? मोर। और मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी है तो मैं इसे अगर पानी में डाल दूं, किसमें डाल दिया? वाटर में। बताओ ये क्या कर लेगा तुरंत? चलता ही है। अरे वाटर में डालते क्या बना देगा? अरे हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन कर लेगा, नहीं कर लेगा? तभी तो आपके पास जल्दी से क्या बनता है? CuOH होल ट्वाइस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? कॉपर को पानी में डालते ही पहली चीज को क्या बनाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सबको समझ आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वाली बात समझ आ गई, उसका एग्जांपल समझ आ गया आप लोगों को। अब इसके आगे की बात करता हूं मैं। कहता है जितने भी, अब ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर बेस क्वेश्चंस आएंगे इस साल, इन प्रॉपर्टीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी जो आती है
एक बार सभी लोग दोबारा रिज्वाइन करिए।